गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी के वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज देख लेते हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। टॉप 100 क्वेश्चन, यही वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलेंगे। चलिए फिर देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। मॉडल प्रैक्टिस पेपर 2025 बीएससी 6 सेम जूलॉजी पेपर फर्स्ट। क्वेश्चन पहला है हमारा, ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन पहला है हमारा, मिलर उरे प्रयोग ने निम्नलिखित स्थितियों का अनुकरण किया। ए नंबर दे रखा है वर्तमान पृथ्वी, बी नंबर दे रखा है प्रारंभिक ब्रह्मांड एंड सी नंबर दे रखा है आदिम पृथ्वी का वायुमंडल एंड डी नंबर दे रखा है चंद्रमा। राइट ऑप्शन सी पे लगा दो। ये प्रीवियस एग्जाम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना और अपने मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाना, ठीक है। ओके सर, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिल्कुल साफ साफ मैं दिखाई दे रहा हूँ। ओके। अच्छा, ओपेरिन और हाल्डेन के अनुसार जीवन की उत्पत्ति हुई है, जल्दी बताओ। अन्य ग्रहों पर, महासागरों में, वायुमंडल में, ज्वालामुखी क्रेटरों में। ये तो ओपेरिन आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो कहाँ से हुई है? महासागरों से हुई है, ठीक है। बी नंबर पे लगाओ। और एक दो दिन में नहीं हुई है, करोड़ों वर्षों लगे हैं इस चीज़ को, यानी कि अरबों करोड़ों साल लगे हैं, ऐसे मान के चलो आप, ठीक है। ओके। तो ओपेरिन और हाल्डेन के अनुसार जीवन की उत्पत्ति हुई है महासागरों से। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आदिम सूप सिद्धांत बताता है। आदिम सूप सिद्धांत आपको क्या बताता है? कि ए नंबर है जीवन अंतरिक्ष से आया, लग रहा है एलियन लाए हैं। एलियन का नाम तो सुना होगा आपने, अरे यार एलियन लेकर आया अंतरिक्ष से। अच्छा, बी नंबर है प्रारंभिक पृथ्वी के महासागरों में बने कार्बनिक यौगिक। सी नंबर है आरएनए से पहले डीएनए का विकास हुआ, अरे वाह। डी नंबर है सभी जीवों की उत्पत्ति एक ही सूक्ष्म जीव से। अच्छा ज़रा मुझे ये बताओ कमेंट करके कि डीएनए पहले आया था या आरएनए पहले आया था, जल्दी बताओ। तो यहाँ पे आप बी नंबर पे टिक लगा दो, यानी कि प्रारंभिक पृथ्वी के महासागरों में बने कार्बनिक यौगिक। ओके, अब वो कार्बनिक यौगिक कौन कौन से हैं वो भी मैंने क्वेश्चन डाला है इसमें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, लेमार्क के सिद्धांत को इस सिद्धांत से भी जाना जाता है। भाई एक लेमार्क का सिद्धांत होता है, लेमार्क का सिद्धांत फ्लॉप साबित हुआ, क्यों वो भी देख लेंगे अभी। तो लेमार्क के सिद्धांत को इस सिद्धांत से भी जाना जाता है। ए नंबर लगा दो, उपयोग और अनुप्रयोग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, दिख रहा है ना, मैं दिखाई दे रहा हूँ साफ साफ। ओके। अच्छा, लेमार्क के सिद्धांत को मुख्य रूप से इसीलिए गलत साबित किया गया क्योंकि ए नंबर है इसका डीएनए मौजूद नहीं है, बी नंबर है अर्जित लक्षण विरासत में नहीं मिलते, एंड सी नंबर है पर्यावरण विकास को प्रभावित नहीं करता, एंड डी नंबर है इसमें तर्क का अभाव था। राइट ऑप्शन बी पे लगाओ, अर्जित लक्षण विरासत में नहीं मिलते, इसी वजह से ये नियम गलत साबित हुआ। डार्विन बात पास कर दिया गया, लेमार्क बात फ्लॉप कर दिया, लेकिन पढ़ने दोनों पढ़ते हैं इस चीज़ को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, डार्विन के सिद्धांत की आधारशिला क्या है? ए नंबर है, चलिए डार्विन के सिद्धांत की आधारशिला क्या है भाई, जल्दी बताओ। अर्जित लक्षणों की विरासत, आनुवांशिक बहाव, सी नंबर है प्राकृतिक चयन, एंड डी नंबर है गुणसूत्र सिद्धांत। तो राइट ऑप्शन इसका सी नंबर पे टिक लगाओ, प्राकृतिक चयन होता है, ठीक है। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में लेता हूँ। अगेन फिर से यही क्वेश्चन आ गया, डार्विन के सिद्धांत की आधारशिला, यही क्या होता है? प्राकृतिक चयन। दोनों क्वेश्चन सेम हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है, डार्विन और वालेस ने स्वतंत्र रूप से प्रस्तावित किया। अरे डार्विन और वालेस ने स्वतंत्र रूप से प्रस्तावित किया अर्जित लक्षणों की विरासत, प्राकृतिक चयन, सहज पीढ़ी, एक रूपतावाद। बी नंबर पे टिक लगा दो, प्राकृतिक चयन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा डार्विन द्वारा दिया गया अवलोकन नहीं है? डार्विन बहुत चलते हैं, डार्विन के 2 से 3 क्वेश्चन इस साल आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं, इसलिए डार्विन बात को मत छोड़ना। सारे के सारे इसके जो ऑप्शन है ना, वो यानी कि सारे के सारे जो इसके एजम्पशन है, मान्यताएं हैं, वो सब की सब पढ़ के जाना, ठीक है। तो ये जो है ना, सभी जीवों का समान अस्तित्व, ये नहीं है इसका, सभी जीवों का समान अस्तित्व। ये नहीं कहते हैं कि सभी जीवों का समान अस्तित्व है, ये कहते हैं कि जिसने संघर्ष करा वो बच गया और जिसने संघर्ष नहीं करा वो क्या हो गया? विलुप्त हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, प्राकृतिक चयन कार्य करता, जल्दी बताओ बेटा, प्राकृतिक चयन किस पे कार्य करता है? जीन पर, डीएनए पर, व्यक्ति पर, जनसंख्या पर। तो इसका ऑप्शन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर डीएनए लॉक कर दो, पर मैं इसे ब्लॉक कर दूंगा। यहाँ पे सी पे टिक लगा दो, व्यक्ति राइट ऑप्शन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है, यौन चयन में शामिल है यादृच्छिक संभोग, ठीक है। यादृच्छिक संभोग, संभोग की सफलता को बढ़ाने वाले लक्षणों का लेना, कमज़ोर व्यक्तियों का
उन्मूलन केवल प्राकृतिक शिकारी, यौन चयन में शामिल है, यादृच्छिक संभोग की सफलता को बढ़ाने वाले लक्षणों का लेना। ये बी नंबर टिक राइट करो, ठीक है। अच्छा फिर से देखो, अगेन यही क्वेश्चन रिपीट हो गया यार, ये दो क्वेश्चन कैसे रिपीट होगा। यौन चयन में शामिल है, बी नंबर पे टिक लगा दो, ठीक है। संभोग की सफलता को बढ़ाने वाले लक्षणों का लेना, कोई बात नहीं, चलो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, प्राकृतिक द्वारा किया गया, यानी कि कृत्रिम चयन है, प्राकृतिक द्वारा किया गया, प्राकृतिक द्वारा किया गया तो कृत्रिम चयन कभी हो ही नहीं सकता है भैया, वो तो प्राकृतिक चयन होगा ना। अनियंत्रित वांछनीय लक्षणों का मानव चलित प्रचलन बिना बदलाव के होता है, ये सी नंबर राइट पे, ठीक है, सी नंबर पे टिक लगा दो आप। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत डार्विनवाद को निम्न के साथ जोड़ता है, किसके साथ जोड़ता है, यानी कि आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत डार्विनवाद को निम्न के साथ जोड़ता है। राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा दो, ठीक है, ओके। तो शुरू से लास्ट तक A to Z क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, ठीक है। ओके सर, नहीं छोड़ेंगे पक्का, अच्छा चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत के मुख्य योगदानकर्ता कौन है। एक तो मेंडल, डार्विन, वालेस इज नॉट राइट, हेक्सेले, मॉर्गन, डोव, जंसकी, बी नंबर इज राइट, ठीक है, ओके सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुकूली विकिरण है, जल्दी बताओ बेटे, अनुकूली विकिरण क्या होता है। समान से भिन्न वातावरण में विकास, बी नंबर है अभिसारी लक्षण, सी नंबर है नए एलील का उद्भव, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो ए पे टिक लगा दो, समान से भिन्न वातावरण में विकास। जूलॉजी इज अ सिंपल सब्जेक्ट, जूलॉजी इज ए इजी सब्जेक्ट, लग रहा है आपको, इसे पढ़ के तो मुझे लगता है, लेकिन थ्योरी बड़ी खतरनाक होगी। अच्छा अनुकूली विकिरण है, समान से भिन्न वातावरण में विकास, ए नंबर हो गया। क्वेश्चन 17 हमारा आता है, छोटा सा नन्हे मुन्ने बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो नन्हे मुन्ने बच्चों वाला। अच्छा ये बताओ, अपसारी विकास की ओर ले जाता है, अपसारी विकास की ओर लेकर जाता है। ए नंबर समान लक्षण, एक ही पूर्वज से भिन्न लक्षण, सी नंबर असंबंधित प्रजातियां समान हो जाती हैं, इनमें से कोई नहीं, बी नंबर पर टिक लगाओ, एक ही पूर्वज से भिन्न लक्षण। ओके सर लगा दिया। अब आप आगे बताते रहो, समझाते रहो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है, हम समझने के लिए तैयार हैं। अच्छा अभिसारी विकास तब होता है पर कब होता है। ए संबंधित प्रजातियां समान लक्षण विकसित करती हैं, बी नंबर असंबंधित प्रजातियां समान लक्षण विकसित करती हैं। उसका सी नंबर है जीव विकसित नहीं होते हैं, डी नंबर है सभी उत्परिवर्तन हानिकारक होते हैं, बी पे टिक लगाओ, असंबंधित प्रजातियां समान लक्षण विकसित करती हैं। ओके अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, समांतर विकास में शामिल होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिसारी विकास और अपसारी विकास और समांतर विकास, संतृप्त विकास, इनमें से हर साल 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए कोई भी विकास छोड़ना मत, ठीक है। समांतर विकास में शामिल होते हैं समान प्रजातियां, विभिन्न पूर्वज, भिन्न लक्षण, सी नंबर पर टिक लगाओ। संबंधित प्रजातियां स्वतंत्र रूप से समान लक्षण विकसित करती हैं। ओके देखो फिर से आ गया हमारा सह विकास, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए नंबर है पक्षी यानी कि सह विकास देखा जाता है। सह विकास किस किस में देखा जाता है, पक्षी और मछली में, शिकारी और शिकार में, परजीवी और मेजबान में, डी नंबर वी एंड सी दोनों पे टिक लगा दो, यानी कि डी नंबर वी एंड सी दोनों, ठीक है। ओके सर लगा दिया, आपके बिना कहे पहले लगा दिया, ये तो याद था हमारे, वो याद था, चलो कोई नहीं। अच्छा देखो ये क्वेश्चन भी मैंने प्रीवियस पेपर से लिए हैं। माइक्रो यानी कि माइक्रो इवोल्यूशन निम्न स्तर पर होता है, माइक्रो इवोल्यूशन निम्न स्तर पर होता है साम्राज्य, व्यक्ति, आबादी, पारिस्थितिकी तंत्र, तो सी नंबर पे टिक लगा दो, अब वो आबादी, पॉपुलेशन। ओके सर ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 22 है, मिलर यूरे प्रयोग के अनुसार पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में कौन सी गैसें मौजूद थी। इन्होंने क्या काम करा, ओपेरिन का जो थ्योरी थी ना, ओपेरिन की थ्योरी, उसकी प्रयोग के द्वारा पुष्टि की थी, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो कौन कौन सी गैसें थी इनके, उसमें मेथेन गैस थी, और कौन सी गैस थी, अमोनिया थी, हाइड्रोजन थी, जलवाष्प थी। इन्होंने एक बड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, उपकरण लिए है ना, ये सब आपने पढ़ रखा होगा। सी नंबर पे टिक लगा दो आप, राइट ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पास्चर के स्वान नेक्ड फ्लास्क प्रयोग ने किस सिद्धांत का अंत कर दिया। ए नंबर निर्जीव पदार्थ से सजीव की उत्पत्ति सिद्धांत, सेंट्रल ड्रोगामा, किलोनल चयन, लेमार्कवाद, राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दो तुम, ठीक है। अरे तुम बहुत इंटेलिजेंट हो यार, तुम इतने बड़े इंटेलिजेंट हो कि इन सारे क्वेश्चन का ऑप्शन आपको आ रहा होगा मेरे ख्याल से। वह प्रयोग जिसमें प्रारंभिक पृथ्वी पर मौजूद मानी जाने वाली स्थितियों का अनुकरण किया,
वह प्रयोग जिसने प्रारंभिक पृथ्वी मतलब आदि पृथ्वी जो स्टार्टिंग में बनी थी, पृथ्वी पर मौजूद मानी जाने वाली स्थितियों का अनुकरण किया। हर्शे-चेस प्रयोग, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, शायद ना दिख रहा हो, अब दिखाई दे रहा होगा। गीगर मर्सडेन प्रयोग, मिलर यूरे प्रयोग एंड ग्रिफ्थ प्रयोग। तो राइट ऑप्शन सी पे लगा दो, ठीक है। मिलर यूरे प्रयोग पीछे नहीं छोड़ रहा भाई, ये तो शुरू से लेकर लास्ट तक घुमाई जा रही है सबको, बच्चों को भी। स्वतः उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया? जिसने बताया गया कि निर्जीव पदार्थ से जीवन उत्पन्न हो सकता है। निर्जीव पदार्थ से जीवन उत्पन्न हो सकता है? पत्थर से जीवन उत्पन्न हो सकता है? हाँ हो सकता है, हो सकता है। पत्थरों में प्राण डालना है भाई। ओके। अरस्तु ने बताया था ये चीज़, लेकिन इसका खंडन कर दिया गया, ये सिद्धांत बिल्कुल गलत था। और अरस्तु को बायोलॉजी के जनक माने जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना आप। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन 28 है, किस भूवैज्ञानिक युग में डायनासोर पृथ्वी पर थे? किस भूवैज्ञानिक युग में डायनासोर पृथ्वी पर थे? डायनासोर के अंडे है भैया। किस भूवैज्ञानिक युग में डायनासोर पृथ्वी पर थे? तो मीसोजोइक युग में जो डायनासोर थे वो पृथ्वी पर थे। ओ बड़े बड़े विशाल के जानवर हैं भाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? तुलनात्मक शरीर रचना, आणविक जीव विज्ञान, जीवाश्म अभिलेख या भ्रूण विज्ञान? क्या लग रहा है आपको? विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या हो सकता है? भाई मुझे पता नहीं है, आप खुद से बताओ कि यार विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या हो सकता है। तो राइट ऑप्शन सी पे टिक लगाओ, जीवाश्म अभिलेख, ठीक है। लगा दिया सर, बेझिझक, आप डरो मत, है भाई। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, ठीक है। कृत्रिम चयन क्या है? मानव इंजीनियर वातावरण में चयन की प्रक्रिया। बिल्कुल राइट, कृत्रिम चयन ये तो सिर्फ मनुष्य द्वारा होता है। ए पे टिक लगा दो, ठीक है। लगा दिया होगा आप लोगों ने, अरे लगा दो, ज़बरदस्ती लगा दो, ना दिखाई दे रहा हो तो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, नव डार्विनवाद डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत का विस्तार है जिसमें सम्मिलित है। यानी कि नव डार्विनवाद डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत का विस्तार है जिसमें सम्मिलित है। चलिए ऑप्शन एक बार सही करके देख लेते हैं, ठीक है। लेमार्कियन सिद्धांत, आधुनिक आणविक अनुवांशिकी और पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम एंड डी नंबर कृत्रिम चयन। बी पे टिक लगा दो, बी पे टिक लगा दो, ठीक है। इज अ राइट ऑप्शन, बी पे टिक लगाओ। इस वाले पे लगा दोगे ना? ओके। चलिए ये बी नंबर इज अ राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन में आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा आ जाता है, अभिसारी विकास का उदाहरण क्या है? अभिसारी विकास का, देखो अभिसारी विकास, अपसारी विकास, सह विकास, इन सब के एग्जाम्पल आपको आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है पेपर में। तो अभिसारी विकास का उदाहरण क्या है? चमगादड़ के पंख और पक्षियों के पंख, बी नंबर बिहेल के अग्रपात और घोड़ों के अग्रपात, सी नंबर ऑक्टोपस की आंखें और कशेरुकियों की आंखें, डी नंबर डॉल्फिन और शार्क की सुव्यवस्थित शरीर। डी नंबर डॉल्फिन और शार्क का सुव्यवस्थित शरीर, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आ गया हमारा, ठीक है। अनुरूप संरचनाएं संबंधित हैं किस चीज़ से? अपसारी विकास से, संतृप्त विकास से, या सी नंबर समानांतर विकास से, या डी नंबर सह विकास से? तो संतृप्त विकास से, ठीक है। ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 34 में ले रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। समानांतर विकास का उदाहरण है, पढ़ रखा है आपने, मॉडल उठाकर रोज पढ़ ले हो, पेपर आने वाला है 3 को MJPRE वालों का, और जिनका भी पेपर है देख लो इस वीडियो को से करके। बताओ रे जल्दी बताओ, समांतर विकास का उदाहरण क्या होगा? ए नंबर चमगादड़ के पंख और पक्षियों के पंख, बेल के अग्रपात और घोड़ों के अग्रपात, और सी नंबर ऑक्टोपस की आँखें और कशेरुकियों की आँखें, डी नंबर कीट की आँखें और स्तनधारियों की आँखें। सी नंबर इज ए राइट ऑप्शन, ऑक्टोपस की आँखें और कशेरुकियों की आँखें, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 35 है, सह विकास का उदाहरण क्या है? सह विकास, तो ए नंबर चमगादड़ों और पक्षियों में उड़ान का विकास, बी नंबर फूल वाले पौधे और उनके परागणों के बीच परस्पर क्रिया, एंड सी नंबर है विभिन्न पर्यावरणीय दबावों के प्रतिक्रिया में प्रजातियों का विचलन, डी नंबर है विभिन्न प्रजातियों में सजातीय संरचनाओं का विकास। राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ, फूल वाले पौधे और उनके परागकण होना चाहिए था यहाँ पे, परागकणों के बीच परस्पर क्रिया, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 36 है, माइक्रोवेल्यूशन यानी कि माइक्रो इवोल्यूशन से तात्पर्य है। माइक्रो इवोल्यूशन से क्या तात्पर्य? जल्दी बताओ बेटे, माइक्रो इवोल्यूशन से क्या तात्पर्य है?
किसी प्रजाति के भीतर परिवर्तन, बी नंबर है लंबे समय तक और उच्च टैक्सोनोमिक स्तरों का परिवर्तन, प्रजनन चक्र, एंड डी नंबर मौसमी बदलाव। राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा दो, लंबे समय तक और उच्च टेक्नोसोनोमिक क्या लिखा हुआ है, टैक्सोनोमिक स्तरों का पर परिवर्तन, ठीक है। और जहाँ भी क्वेश्चन छोटा देखो और आंसर यानी कि कोई ऑप्शन लंबा देखो, लगा दो बेझिझक टिक, ना पता हो ना लगा दो कि यार इसका ऑप्शन ये वाला लंबा है, उस पर ठोक दो, अधिकांश वही ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है। और जहाँ आपको ए और बी दोनों मिल जाए उस पर ठोक दो कि भाई ये राइट ऑप्शन, अगर पता ना हो तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, एलिल आवर्ती से तात्पर्य। एलिल आवर्ती, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी सोच लो, जल्दी बताओ फास्टली, मुझे पता नहीं है, तुम खुद से देखो इस क्वेश्चन को आज कि एलिल आवर्ती से तात्पर्य है। ए नंबर फेनोटाइप का अनुपात, बी नंबर गुणसूत्रों की संख्या, सी नंबर किसी आबादी में किसी विशिष्ट एलिल का अनुपात, डी नंबर अनुवांशिक भाग, सी पे टिक लगा दो आप, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन 38 मेरे पास आ गया, किसी जनसंख्या में किसी विशेष एलिल के सापेक्ष अनुपात को क्या कहा जाता है? कि किसी जनसंख्या में किसी विशेष एलिल के सापेक्ष अनुपात को क्या कहा जाता है? बी नंबर पे टिक लगा दो, एलिल आवर्ती कहा जाता है। ओके, 4 यूनिट मैं इस लेक्चर में कवर करूंगा और 4 यूनिट नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, तो पहले ये लेक्चर अच्छे से देख लो और फिर आप सेकंड लेक्चर पढ़ना, मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, है तो है और है ना, यानी कि है तो है और होना काफ़ी नहीं होता, इसलिए पढ़ना काफ़ी होता है। 500 जीवों की आबादी में, क्वेश्चन नंबर 39 है, ये ध्यान देना ये वाला, 500 जीवों की आबादी में यदि एलिल ए की आवर्ती 0.6 है, यहाँ पे पॉइंट है, ये 0.6, ठीक है। और एलिल ए की आवर्ती क्या होगी, यानी कि स्मॉल ए की आवर्ती, बी पे टिक लगा दो, 0.4 होगी, ठीक है। सही है सर, लगा दिया। आप बताते जाओ भाई, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। 2 एलिल वाली जनसंख्या के लिए हार्डी वीनबर्ग संतुलन का समीकरण क्या होगा? बी पे टिक लगा दो, पी स्क्वायर प्लस 2p क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1। यहाँ पी क्या शो करता है, क्यू क्या शो करता है, पी स्क्वायर क्या शो करता है, क्यू स्क्वायर क्या शो करता है, पी क्यू क्या शो करता है, 2p क्यू क्या शो करता है, इन सबका अपना अपना अर्थ होता है, ठीक है। ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, हार्डी वीनबर्ग संतुलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त है? यादृच्छिक संभोग, बड़ी जनसंख्या आकार, कोई उत्परिवर्तन नहीं, डी नंबर इज ए राइट लगा दो, उपरोक्त सभी। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन 42 है हमारा, उस घटना को क्या कहा जाता है जहां कुछ व्यक्ति एक नए निवास स्थान पर निवास करते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट, संस्थापक प्रभाव, जीन प्रभाव, बोतल नेक प्रभाव, बी पे टिक लगाओ, संस्थापक प्रभाव, ठीक है। ओके सर, लगा दिया, आपके बिना का ये तो हमसे आता था पहले से ही, लगा दिया तो बहुत बढ़िया। अच्छा, नया क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 43, उस घटना को क्या कहा जाता है जहां कुछ व्यक्ति एक नए निवास स्थान पर निवास करते हैं? कि उस घटना को क्या कहा जाता है जहां कुछ व्यक्ति एक नए निवास स्थान पर निवास करते हैं? बी नंबर पर टिक लगाओ, संस्थापक प्रभाव। दोनों क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन 44 है हमारा, एक ही आवास में रहने वाले विभिन्न प्रणालियों में अनुकूली समानता कहलाती है। क्वेश्चन मैंने ऊपर भी करवाया तुम्हें, सी नंबर संतृप्त विकास, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 45 है, जल्दी से देख के बताओ बेटे, जल्दी से देख के बताओ, यदि कोई जीव त्रिगुणित है तो हार्डी वीनबर्ग प्रमेय लागू होती है। यदि कोई जीव त्रिगुणित है तो हार्डी वीनबर्ग प्रमेय लागू होता है, मेरे ख्याल से डी नंबर, क्योंकि इसका ना 2 स्क्वायर होगा या नीचे होगा, कहीं ना कहीं होगा। चलिए, क्वेश्चन 46 है हमारा, सूक्ष्म विकास का तात्पर्य है किसी जनसंख्या के भीतर अल्प अवधि में होने वाला विकासवादी परिवर्तन। ए पे टिक लगा दो, बेझिझक, आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, क्वेश्चन 47 हमारा आता है तो आता है और आना काफ़ी नहीं होता। सरीसृपों से स्तनधारियों के लिए उत्पत्ति निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म विकास का उदाहरण है? सूक्ष्म विकास का, सूक्ष्म मतलब छोटा विकास का उदाहरण है। बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक प्रतिरोध का विकास, ये सही है, बी नंबर पर टिक, ये सूक्ष्म विकास है, ठीक है। बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक प्रतिरोध का विकास है ना। ओके, देखो कुछ क्वेश्चन तो खाली पढ़ने से समझ जाओगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है हमसे। अगर कोई क्वेश्चन का ऑप्शन आपको नहीं पता हो तो पहले क्वेश्चन पढ़ना, फिर उसके ऑप्शन पढ़ना, समझ जाओगे कि हाँ यार इसका ये वाला होना चाहिए। बट दिमाग लगा के सही करके 3 घंटे मिलते हैं और करने वाला तो 1 घंटे में कर देगा पेपर आपका। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा नंबर है हमारा 48, जेनेटिक ड्रिफ्ट को एक तंत्र माना जाता है। माइक्रो इवोल्यूशन का, बी नंबर सूक्ष्म विकास का, सी नंबर प्रजातिकरण का, या फिर पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम का। बी पे टिक लगाओ, सूक्ष्म विकास का माना जाता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 49 है, क्वेश्चन 49 है, पंक्चुएटेड
इक्विलिब्रियम की अवधारणा संबंधित है माइक्रो इवोल्यूशन से, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर पे टिक लगा देना आप, ठीक है, ये माइक्रो इवोल्यूशन से, ठीक है। ओके सर, ओके। अच्छा, नया क्वेश्चन हमारा आता है 55वां। अच्छा, 55 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है भाई? 55वां क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि समष्टि विकासवादी पैटर्न की एक प्रमुख विशेषता क्या है? ठीक है, अल्पकालिक परिवर्तन, धीरे धीरे परिवर्तन, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना है भाई। बड़े पैमानों पर परिवर्तन, एलिल में यादृच्छिक उतार चढ़ाव, सी नंबर, बड़े पैमाने पर परिवर्तन। ओके ओके ओके, चलो इसको हटाते हैं फिर, ठीक से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा। इसको इधर लेकर आओ, यहाँ पे डिस्प्ले काम नहीं कर रही, ठीक है, ओके। अच्छा बेटा, ज़रा मुझे ये बताओ, तुम ये बताओ कि यहाँ पर जो है ना, जो हमारा ये वाला ऑप्शन है, उत्परिवर्तन क्या है? एक प्रकार की अनुवांशिक सामग्री, और बी नंबर है उच्च उत्परिवर्तन दर वाला, यानी कि उत्परिवर्तजन, उत्परिवर्तजन है ये, उत्परिवर्तन नहीं है। यहाँ पे सी पे टिक लगा दो, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, नीचे वाला क्वेश्चन है उत्परिवर्तन, ये वाला क्वेश्चन है उत्परिवर्तन। कि उत्परिवर्तन क्या है? अनुवांशिक सामग्री, यानी कि डीएनए में अचानक बदलाव जो होता है। यहाँ पे बी नंबर पर टिक लगाओ, सबको पता होता है और आता भी है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको मत छोड़ना। चलिए, क्वेश्चन 53 हमारा आता है। क्वेश्चन 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय उत्परिवर्तन का उदाहरण है? भाई कौन सा उत्परिवर्तन का उदाहरण, पर्यावरणीय उत्परिवर्तन का उदाहरण है? ए नंबर जेनेटिक ड्रिफ्ट, बी नंबर परावैंगनी विकिरण, सी नंबर यादृच्छिक विकिरण, गैर अलगाव। तो यार बी पे टिक लगा दो आप, परावैंगनी विकिरण, ठीक है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन 54 है हमारा, जर्म विषयक उत्परिवर्तन क्या है? जर्म, तो जर्म कोशिकाओं में परिवर्तन, सिंपल सी बात है, चलो देखते हैं। एक उत्परिवर्तन जो दैहिक कोशिकाओं, एक उत्परिवर्तन जो दैहिक कोशिकाओं में होता है। बी नंबर है एक उत्परिवर्तन जो जर्म कोशिकाओं में होता है। बी पे टिक लगा दो, बोला नहीं मैंने, जर्म कोशिकाओं में परिवर्तन, सिंपल सी बात है, ये तो तुम आराम से समझोगे ऐसे क्वेश्चन तो। अच्छा, क्वेश्चन 55 आ गया हमारा। क्वेश्चन 55 है, ट्रांसपोजन उत्परिवर्तन में कैसे योगदान दे सकते हैं? यार ट्रांसपोजन उत्परिवर्तन में कैसे योगदान दे सकते हैं? ए नंबर है संपूर्ण जीनों को नष्ट करके, बी नंबर है गुणसूत्र पुनर्व्यवस्था को बढ़ावा देकर, सी नंबर है प्रतिकृतिक त्रुटियों को प्रेरित करके, और डी नंबर है डीएनए क्षति की मरम्मत करके। बी पे टिक लगा दो, गुणसूत्र पुनर्व्यवस्था को बढ़ावा देकर। एम राइट? ओके सर, राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, म्यूटेशनल हॉटस्पॉट क्या है? म्यूटेशनल हॉटस्पॉट क्या है? ए नंबर पे टिक लगाओ, जीनोम में उत्परिवर्तन की उच्च आवृत्ति वाला एक क्षेत्र, ठीक है। कितना मज़ा आ रहा पढ़ने में इन क्वेश्चनों को, तो अच्छे से इन क्वेश्चन को तैयार करके जाना, ठीक है, ओके ओके। अरे यार बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, डर क्यों रहे हो, मैं आपके साथ हूँ। इसके बाद एक बड़ा लेक्चर और लेकर आऊँगा जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं। क्वेश्चन 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र उत्परिवर्तन का उदाहरण है? एक जीन का दोहराव, सी नंबर पे टिक लगा दो, एक जीन का दोहराव, ओके। अच्छा, क्वेश्चन 58 है, बिंदु उत्परिवर्तन क्या है? अब बताओ जरा, यहाँ फंसे आप कि बिंदु उत्परिवर्तन क्या है? एक को, अब उसके ऑप्शन पढ़ते हैं। ए नंबर है एक उत्परिवर्तन जिसमें डीएनए का विलोपन सम्मिलित है। बी नंबर एक उत्परिवर्तन जो डीएनए अनुक्रम में एक विशिष्ट बिंदु पर होता है। सी नंबर पर्यावरणीय कारकों के कारण होने वाला उत्परिवर्तन है। डी नंबर एक प्रकार का गुणसूत्र उत्परिवर्तन। राइट ऑप्शन पे बी पे लगा दो, एक उत्परिवर्तन, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 59 है, उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आय हाय, क्या क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अच्छा जल्दी बताओ तेजी से कि उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सी पे टिक लगाओ, ह्यूगो डी ब्रिज ने, ठीक है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन 60 है, यानी कि ह्यूगो डी ब्रिज के अनुसार आनुवांशिकता और विकास के लिए उत्तरदायी इकाइयाँ कौन सी की हैं? ए नंबर कड़िकीय कारक, सम्मिश्रण कारक, डी नंबर अर्जित विशेषताएं एंड लेमार्कियन इकाइयाँ। ए पे लगा दो टिक, कड़िकीय कारक, ठीक है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन 61 है, उत्परिवर्तन सिद्धांत के संदर्भ में सल्टेशन क्या है? उत्परिवर्तन सिद्धांत के संदर्भ में सल्टेशन क्या है? जीन, ए नंबर है जीन आवृत्तियों में क्रमिक परिवर्तन, बी नंबर है अचानक बड़े पैमाने पर उत्परिवर्तन, सी नंबर है प्राकृतिक चयन की एक प्रक्रिया, एंड डी नंबर है आनुवांशिक पुनर्संयोजन का एक रूप। यहाँ पे बी पे टिक लगा दो, अचानक बड़े पैमाने पर उत्परिवर्तन, ठीक है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 62 हमारा आ गया है, उत्परिवर्तन सिद्धांत ने निम्नलिखित की सीमाओं की प्रतिक्रिया के रूप में ध्यान आकर्षित किया। उत्परिवर्तन सिद्धांत ने निम्नलिखित की सीमाओं की प्रतिक्रिया के रूप में ध्यान आकर्षित किया। बी पे टिक लगा दो, डार्विनवाद, ठीक है, राइट ऑप्शन है। अच्छा, क्वेश्चन 63 हमारा आ जाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट सबसे अधिक स्पष्ट है। जेनेटिक ड्रिफ्ट
सबसे अधिक स्पष्ट है। ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में कई बार आया हुआ है, ठीक है, कई यूनिवर्सिटी में इस क्वेश्चन को पूछा गया और इस साल भी आपकी यूनिवर्सिटी में आपके जो एग्जाम पेपर दोगे उसमें ये वाला क्वेश्चन पक्का रखा हुआ मिलेगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट सबसे अधिक स्पष्ट है, बी नंबर पर टिक लगाओ, छोटी आबादी में, ठीक है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 64 हमारा आ जाता है, प्राकृतिक चयन कार्य करता है। भाई प्राकृतिक चयन कार्य करता है। ए नंबर है एलील आवर्तियों में यादृच्छिक परिवर्तन, बी नंबर है जेनेटिक ड्रिफ्ट, एंड सी नंबर है ऐसे लक्षण जो किसी विशिष्ट वातावरण में किसी जीव की फिटनेस को बढ़ाते हैं, उच्च परिवर्तन है। तो मैंने क्या बोला, अगर आपको ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे हैं तो सबसे बड़ा ऑप्शन देख लो, वही इसका राइट ऑप्शन होगा। तो सी नंबर पर टिक लगा दो बेझिझक, ये तरीका बता रहा हूँ तुम्हें पेपर में टिक लगाने का, ओके। अच्छा, क्वेश्चन 65 है और जहाँ आपको उपर्युक्त सभी मिल जाए, हो सकता है कि राइट ऑप्शन हो। चलिए हटाते हैं इसको। जीन प्रवाह क्या है, एलील आवर्तियों में यादृच्छिक परिवर्तन, बी नंबर आबादी के बीच। और एक बात और बता दूं, मुझे पेपर फर्स्ट भेज देना, अब मैं आंसर की बनाऊंगा, ठीक है, अच्छे से फ़ोटो खींचना फ्लैश ऑन करके, ठीक है, जो पेपर आपको मिले उसका अच्छे से फ़ोटो खींचना, मतलब फ्लैश ऑन करके फ़ोटो खींचना, और फ्रंट पेज भी इसमें ऐड करना, रोल नंबर कट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, और भेज देना मेरे पास PDF, साने सर फर्स्ट इंस्टाग्राम ID, या फिर साने सर आप टेलीग्राम पर भेज देना, पक्का भेज दोगे ना, इतना काम बस साने सर डाल देना टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर, अपना आ जाएगा, भेज दियो, पक्का यकीन कर लूँ, ठीक है। चलिए, तो PDF फाइल बना के भेजनी है। जीन प्रवाह क्या है, बी नंबर पर टिक लगा दो, आबादी के बीच जीवों और उनके जीनों की आवाजाही, ठीक है, ओके। क्वेश्चन 66 है, क्वेश्चन 66 है हमारा, बोटलनेक प्रभाव इसका एक उदाहरण है। ए नंबर जेनेटिक ड्रिफ्ट का, बी नंबर जीन प्रवाह का, सी नंबर प्राकृतिक चयन का, एंड डी नंबर उत्परिवर्तन का। राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दो, जेनेटिक ड्रिफ्ट का, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 67 हमारा आता है, ठीक है बेटा, क्वेश्चन 67 हमारा आ गया, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है कि मैंने कभी आज से पहले ऐसा क्वेश्चन देखा ही नहीं है। डोलो के नियम के अनुसार, डोला का डोला है भाई, डोलो के नियम के अनुसार विकास में जटिल लक्षण होते हैं, अपरिवर्तनीय, बी नंबर परिवर्तनीय, सी नंबर प्राकृतिक चयन पर निर्भर, या डी नंबर यादृच्छिक और अप्रत्याशित। ए नंबर पर टिक लगा दो, अपरिवर्तनीय, ठीक है, राइट ऑप्शन है अपरिवर्तनीय। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 68 देखो जरा से करके, डोलो का नियम, ठीक है, डोलो का नियम अक्सर किसके विकास पर लागू होता है, जल्दी बताओ बेटे। क्वेश्चन 68 है, डोलो का नियम अक्सर किसके विकास पर लागू होता है, तो सजातीय संरचनाओं के विकास पर डोलो का नियम लागू होता है। अच्छा, क्वेश्चन 67, 68, 69 आ गया हमारा, ठीक है, बोटलनेक प्रभाव। भैया ये जो क्वेश्चन तुम देख रहे हो ना, बोटलनेक प्रभाव, ये पेपर में आता है, ठीक है, बोटलनेक प्रभाव और संस्थापक प्रभाव इसके उदाहरण हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के। राइट ऑप्शन क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन 70 है हमारा, संस्थापक प्रभाव क्या है, इसका ए नंबर है उत्परिवर्तन के माध्यम से नई आनुवांशिक विविधता का परिचय, बी नंबर है आबादी के बीच जीवों का आवागमन, एंड सी नंबर है एक प्रकार का जेनेटिक ड्रिफ्ट जो छोटी संस्थापक आबादी में होता है, एंड डी नंबर है इसका पर्यावरणीय कारकों द्वारा विशिष्ट लक्षणों का चयन। सी पर टिक लगा दो, एक प्रकार का जेनेटिक ड्रिफ्ट जो छोटी संस्थापक आबादी में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, आनुवांशिक बहाव है सबसे मजबूत छोटी आबादी में, बी पे टिक लगा दो, ठीक है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन 72 है, एक आयचन प्रभाव का परिणाम है, जल्दी बताओ। ए उत्परिवर्तन, चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ऑप्शन, अब दिखाई दिए सारे ऑप्शन। एक अड़चन प्रभाव का परिणाम है, ए नंबर उत्परिवर्तन, बड़ी आबादी का आकार, सी नंबर अचानक जनसंख्या में कमी, चयन, सी पे टिक लगा दो, अचानक जनसंख्या में कमी, ओके ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन 73 हमारा आ जाता, तो कितना शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन 73 हमारा आ गया, संस्थापक प्रभाव तब होता है जब ए नंबर लगा दो पूरी आबादी विलुप्त हो जाती है, बी नंबर है कुछ व्यक्ति एक नए क्षेत्र में बस जाते हैं, सी नंबर है उत्परिवर्तन तेजी से फैलता, एंड डी नंबर है एलील उत्परिवर्तित होते हैं। यहाँ पर बी पे टिक लगाओ, कुछ व्यक्ति एक नए क्षेत्र में बस जाते हैं, ठीक है। PDF फाइल जरूर भेज देना मुझे पेपर फर्स्ट की, ठीक है, देखता हूँ कौन सबसे पहले भेजता। क्वेश्चन 74 है, जीन प्रवाह रोकता है, ए नंबर आनुवांशिक भिन्नता को, बी नंबर विकास को, सी नंबर जनसंख्या विचलन को, डी नंबर उत्परिवर्तन को। ए नंबर पर टिक लगा दो आनुवांशिक भिन्नता को, ठीक है, ओके। क्वेश्चन 75वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्मीकरण की विधि नहीं है, ए नंबर प्रतिस्थापन, बी नंबर कार्बनीकरण, सी नंबर क्रिस्टलीकरण, बी नंबर परमीरलाइजेशन। राइट ऑप्शन क्रिस्टलीकरण। सारे क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आए हुए वाले हैं ये वाले। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा, गैस्ट्रोलिथ है,
अरे भैया बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये वाला तो यार। तो क्वेश्चन बड़ा छोटा है, ऑप्शन थोड़े बड़े हैं। जीवाश्म मलमूत्र, बी नंबर डायनासोर के पेट के पत्थर, एंड सी नंबर, ये यूनिट 3 के क्वेश्चन है, डायनासोर के पेट के पत्थर, एंड सी नंबर जीवाश्म अंडे, एंड डी नंबर है ट्रेस जीवाश्म। बी पे टिक लगा दो, डायनासोर के पेट में अंडे, डायनासोर के पेट के पत्थर। ठीक है। क्वेश्चन 78 है हमारा, किस प्रकार की चट्टान में आमतौर पर जीवाश्म होते हैं? ए नंबर आग्नेय, बी नंबर अवसादी, सी नंबर काया पलट करने वाला, डी नंबर ज्वालामुखी। बताओ जल्दी, किस प्रकार की चट्टान में आमतौर पर जीवाश्म पाए जाते हैं? बी नंबर पे लगाओ, अवसादी चट्टान में। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 79 है, कार्बन डेटिंग कितनी पुरानी सामग्रियों की सटीक तारीख बता सकता है? जल्दी बताओ बेटे, कार्बन डेटिंग कितनी पुरानी सामग्रियों की सटीक तारीख बता सकता है? एकदम तो 50,000 वर्ष तक। अरे बाप रे बाप, 50,000 वर्ष तक। क्वेश्चन 80, कार्बन 14 का आधा जीवन क्या है? ठीक है, 5,730 वर्ष। सी पे टिक लगाओ, 5,730 वर्ष। ओके। क्वेश्चन 81 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 81 आ जाता है भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 81 बड़ा शानदार है। ठीक है, चलो देखते हैं फिर कौन सा क्वेश्चन है हमारा। ओके सर, ओके। कार्बन डेटिंग का आविष्कार किसने किया था? बिलार्ड लिब्बी ने, मोटू किमरो, सी नंबर नोल और रुस्का, एंड रॉबर्ट हुक। ए पे टिक लगा दो। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या है हमारा? ए नंबर है। एक मिनट, ए पे टिक लगाओ। अरे यार टिक नहीं लग रहा, क्या बात भाई, क्या हुआ यार? भाई ओके, चलो यार ए पे टिक लगा दो, पता नहीं क्या हुआ। चलो ए पे टिक लगा दो, यहाँ पे लग ही नहीं रहा। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमणकालीन जीवाश्म का उदाहरण है? जल्दी बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमणकालीन जीवाश्म का उदाहरण है? भाई सोच लो ज़रा एक बार और। ठीक है, एक मिनट रुको ज़रा यार, ये जो है ना मुझे पूरा इसका काम करने दो। यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, कलर चेंज कर देते हैं इसका, क्या पता कलर करके काम करे ये। ओके, चलो मैं रेड कर दे, ये कर दे रहा हूँ ब्लू अब। ठीक है, हटाओ, करेगा काम, ये क्यों नहीं करेगा यार। अच्छा ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमणकालीन जीवाश्म का उदाहरण है? एक पे टिक लगा दो, यानी कि आर्कियोप्लेटेरिक्स। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 83 है, ये बताओ जरा, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? कि मानव की उत्पत्ति तो हुई, पर किस युग में हुई? ए नंबर प्लेस्टोसीन। ठीक है, ए नंबर पे टिक लगा दो, प्लेस्टोसीन। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन 84 है हमारा, मौल जीवाश्म क्या है? ए नंबर है किसी जीव के सड़ने से तलछट में बची खोखली जगह, बी नंबर है किसी जीव के संरक्षित अवशेष, सी नंबर है जीवाश्म पैरों के निशान, या डी नंबर है किसी जीव का खनिज अवशेष। ए पे टिक लगाओ, किसी जीव के सड़ने से तलछट में बची खोखली जगह। ओके। क्वेश्चन नंबर 85 है, अंबर क्या है? धरती सुनहरी, अंबर नीला है भाई। अंबर क्या है? जीवाश्म वृक्ष रस। ठीक है, ए पे टिक लगा दो। ओके। क्वेश्चन 86 है, एक रूपता की अवधारणा किसके कार्य से जुड़ी है? जेम्स हटन के द्वारा। ठीक है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन 87 है हमारा, मोसोहिप्पस प्रजाति निम्नलिखित के लिए जानी जाती है? ए नंबर 3 उंगलियां, 4 उंगलियां, 2 उंगलियां, 1 उंगली। तो यहाँ पे ए पे टिक लगाओ, 3 उंगलियां। ठीक है। क्वेश्चन 88 है, ठीक है, हॉर्स फाइलोजेनी की अवधारणा से क्या तात्पर्य है? ए नंबर घोड़े के व्यवहार का अध्ययन, बी नंबर विभिन्न घोड़ों की प्रजातियों के बीच विकासवादी संबंध, सी नंबर है मनुष्य द्वारा घोड़ों का पालतू बनाना, एंड डी नंबर घोड़ों की आबादी का भौगोलिक वितरण। बी पे टिक लगा दो, विभिन्न घोड़ों की प्रजातियों के बीच विकासवादी संबंध। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है 89। क्या क्वेश्चन है? जैविक प्रजाति की अवधारणा मुख्य रूप से इस पर आधारित है, आनुवांशिक समानताओं पर। ठीक है, याद कर लो। ओके सर, कर लिया याद, आगे बढ़ाओ। अच्छा, क्वेश्चन 90 हमारा आ जाता है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं भाई कौन सा क्वेश्चन है हमारा। ओके, बैटरी 10% रह गई, इसी वजह से ये दिक्कत कर रहा है आज। चलो 10 क्वेश्चन देखते हैं फटाफट तेजी से। क्वेश्चन 90 है, जैविक प्रजाति अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? सी पे टिक लगा दो, प्रणाली विज्ञानी मेयर द्वारा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 91 है, जरा बेटा ये बताओ, शब्द बीकेरियंस किससे संबंधित है? आप टिक लगाओ ए पे, एलोपैट्रिक प्रजातिकरण पर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 92 हमारा आ गया। देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तुम देख रहे हो ना, प्रजातिकरण क्या है? तो ए नंबर है किसी प्रजाति का विलुप्त होना, बी नंबर है नई प्रजाति बनने की प्रक्रिया, सी नंबर है आबादी के बीच जीवों का प्रवास, एंड डी नंबर है 2 भिन्न प्रजातियों का संकरण। बी पे टिक लगाओ, नई प्रजाति बनने की प्रक्रिया। ठीक है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 93 है हमारा,
भाई सामूहिक विलोपन क्या है, जल्दी बताओ सामूहिक विलोपन क्या है। बी नंबर पे टिक लगा दो, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद ऊपर भी हो गया, देखे प्रजातियों की संख्या में अचानक और व्यापक गिरावट, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 94 हमारा आ जाता, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है भाई ये वाला, ठीक है। ओके, क्वेश्चन पढ़ो पहले बढ़िया करके। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रीजाइगोटिक आइसोलेटिंग तंत्र है। ए नंबर संकर अविभाज्यता, ठीक है, और बी नंबर है हाइब्रिड ब्रेकडाउन, सी नंबर है सामयिक अलगाव एंड डी नंबर है पारिस्थितिक विशिष्टता। तो सी पे टिक लगा दो, ठीक है, सामयिक अलगाव, ठीक है। ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन 95 हमारा आ जाता है, होलोसीन विलुप्ति का मुख्य चालक क्या है। आप टिक लगाओ सी पे, मानवीय गतिविधियाँ, लगा दिया सर। क्वेश्चन 96 है हमारा, बड़ा शानदार क्वेश्चन आ गया, लेट डेवोनियन विलुप्ति किसके पतन से जुड़ी है। यार ए नंबर पे टिक लगाओ, समुद्री अकेसरुकी, ठीक है, लगा दिया सर। क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा, अरे 96 रह गया हमारा, अभी 96 हो गया, चलो। लेट डेवोनियन विलुप्ति किससे पतन से जुड़ी है, ए नंबर पर टिक लगा दिया होगा आपने, ठीक है, यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 आप चेक कर लेते हैं। लेट डेवोनियन विलुप्ति निम्न में गिरावट के साथ जुड़ी हुई है, किसके साथ में, समुद्री अकेसरुकी। देखो दोनों क्वेश्चन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 98 आ जाता है, एलोपैट्रिक प्रजातिकरण क्या है। भौगोलिक अलगाव के बिना विशिष्टता, बी नंबर है आंशिक भौगोलिक अलगाव के साथ विशिष्टता, सी नंबर है संपूर्ण भौगोलिक अलगाव के साथ विशिष्टता एंड डी नंबर है संकरण के कारण प्रजाति। सी नंबर पे टिक लगा दो, संपूर्ण भौगोलिक अलगाव के साथ विशिष्टता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन 100 आ गया हमारा, ठीक है, और क्वेश्चन 99 आ गया हमारा। चलिए, नेत्र विकास के दौरान लेंस की उत्पत्ति होती है। ए नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्टिक वेसिकल से, बी नंबर कॉर्नियल एक्टोडर्म से, सी नंबर सतही एक्टोडर्म से एंड डी नंबर न्यूरल ट्यूब से। सी नंबर पर टिक लगाओ, सतही एक्टोडर्म से। ऐसा क्वेश्चन मिलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से। अच्छा, क्वेश्चन 100 है, प्रेमस्तिष्क गोलार्ध का बलकुट निम्न से प्राप्त होता है। टिलेंसकेफेलोन, बी नंबर डाइएन्सेफेलोन, सी नंबर मेसेंसेफेलोन एंड डी नंबर है इसका मेटेंसेफेलोन। तो ए पे टिक लगा दो, ठीक है, टिलेंसेफेलोन, ठीक है। ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 101 है, कौन सी पुटिका वयस्क मस्तिष्क में सेरिबेलम और पोन्स को जन्म देती है। जल्दी बताओ, कौन सी पुटिका वयस्क मस्तिष्क में सेरिबेलम और पोन्स को जन्म देती है। डी नंबर पे टिक लगा दो, यहाँ पे डी नंबर, ठीक है, मेंटेसेफेलोन, ठीक है, मेंटेसेफेलोन। ओके ओके सर, लगा दिया। तो कुल हमने 100 क्वेश्चन इस लेक्चर में कवर कर लिए, ठीक है भैया, ठीक से कवर करो। ये पार्ट क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट है, ये ध्यान देना। ये कौन सा पार्ट लिया है मैंने भाई, ये इसका फर्स्ट पार्ट लिया है, ठीक है। अभी पार्ट सेकंड नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।